हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं रेगिस्तान में जीवन के बारे में बात करेंगे। क्लास, आप लोगों ने पहले भी रेगिस्तान के बारे में विस्तार से पढ़ रखा होगा। यदि हम बात करते हैं रेगिस्तान के बारे में, तो रेगिस्तान से आप क्या समझते हैं। आपसे सीधे बात में यदि कह दिया जाए कि रेगिस्तान का मतलब बताइए, तो आप रेगिस्तान के बारे में क्या बताएंगे। तो रेगिस्तान एक ऐसा इलाका होता है जहाँ का तापमान अधिक होता है। जहाँ का तापमान अधिक होता है। तो अब यहाँ पर ये भी तो बात आती है ना कि तापमान कितना अधिक होता है। तो यहाँ का तापमान दिन के समय में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ का यदि बात करते हैं वर्षा के बारे में, यदि यहाँ की वर्षा, कौन सी वर्षा, तो वार्षिक वर्षा। वार्षिक का मतलब होता है एनुअल। पूरे एक साल में यहाँ पर कितनी वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो लगभग 20 सेंटीमीटर से लेकर के 70 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा देखने को मिल जाती है। जहाँ का तापमान, जहाँ की वर्षा इस प्रकार से होती है, उस जगह पर मरुस्थल या रेगिस्तान का निर्माण होता है। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं, पेड़ पौधे, पशु और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। क्योंकि जल जो है, जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमारे पृथ्वी पर देखा जाए तो ये है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन इसकी जो उपलब्धता है पीने लायक वो बहुत ही कम है। वो लगभग 0.01% के आसपास है। टोटल हमारे पास 3% के अंदर जो 3% हमारा पानी है पीने लायक, उसमें से मात्र 0.01% ऐसा पानी है जिसे हम पी सकते हैं, जिसे हम पी सकते हैं केवल। ठीक है। कह रहा है कि जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चराने के लिए घास ना हो, फसलों को उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोगों को सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल वाला समय होता है। बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। अब आप विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग बहुत ही ज्यादा कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं। जैसे कष्टकारी, कष्टकारी का मतलब होता है जहाँ का तापमान काफी ज्यादा अधिक होता हो, उस जगह को कहते हैं कष्टकारी कहते हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म होते हैं, तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे होते हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति, विरल का मतलब होता है एक पैदा पौधा यहाँ पर है तो दूसरा वहां पर होगा, तीसरा वहां पर होगा। मतलब कि यहाँ पे पौधों की जो डिस्टेंस होगी वो कई मीटर से लेकर के कई किलोमीटर भी हो सकता है। यहाँ तापमान चरम पर होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, पहला गर्म और दूसरा ठंडा रेगिस्तान होता है। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ खेती करने के लिए बस जाते हैं। तो इस आधार पे हमने यहाँ देखा कि हमारे पास जो रेगिस्तान है, वह रेगिस्तान कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं दो टाइप के। पहला हमने देखा गर्म रेगिस्तान, दूसरा हमने देखा ठंडा रेगिस्तान के बारे में हमने बात की। यहाँ पे एक बात और भी आती है। बात यहाँ पर यह आती है कि ज्यादातर रेगिस्तान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो जो रेगिस्तान पाए जाते हैं वह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बात यहाँ पर यह भी तो आती है कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन से रेगिस्तान पाए जाते हैं। आइए इन सभी रेगिस्तान के बारे में जानने का काम करते हैं मैप के माध्यम से। क्लास, ये है कुछ ऐसे विश्व के देशों में पाए जाने वाले मरुस्थल। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ पर दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। एक हमारे पास होता है गर्म होता है और दूसरा हमारे पास होता है ठंडा। तो क्लास, जितने भी आप लाल लाल रंग के देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो मरुस्थल हैं वह गर्म मरुस्थल हैं। और जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना क्लास, जो भी आपके दूसरे कलर के दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे सारे आपके पास ठंडे मरुस्थल देखने को मिल जाते हैं। क्लास देखो, यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास ये थार मरुस्थल है जो इंडिया में पाया जाता है। आपके पास है अरेबियन मरुस्थल, जो देखा जाए कहाँ पे क्लास, तो ये आपके सऊदी अरब के आसपास के इलाका है। सहारा मरुस्थल है ये रहा आपके पास, जो पूरे अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट के 11 देशों में फैला हुआ है ये पूरा का पूरा।
देखा जाए तो हमारे पास है गोबी है, टकली मकान है, काराकोम है और काइजालकुम है। ऐसे कुछ मरुस्थल अपने में पाए जाते हैं मिडिल एशिया के अंदर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ग्रेट बेसिन कोलोराडो प्लेटू है आपके पास, ये ठंडा मरुस्थल है आपके पास। और वहाँ पर मिलता है सोनारन, मोजावे। इसके साथ साथ देखा जाए तो चिचोंगा, ऐसे कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका में देखा जाए तो हमारे पास अटाकामा है, पेंटागोनिया है। पेंटागोनिया जो है ठंडा मरुस्थल है हमारे पास। नामीबिया है, कालाहाड़ी है। जो नामीबिया है ठंडा है और जो कालाहाड़ी है वो गर्म है। और देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है मरुस्थल, उसका नाम है तास्मी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, स्टुअर्ट स्टोनी, सिम्पसन। ऐसे कुछ हमारे पास मरुस्थल पाए जाते हैं। और अंटार्कटिका डेजर्ट और आर्कटिक डेजर्ट, ऐसे कुछ मरुस्थल हैं जो ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि विश्व के अंदर मरुस्थल का फैलाव किस प्रकार से देखने को मिल जाता है। क्लास आगे देखें तो यहाँ पे कहता है गर्म रेगिस्तान सहारा। तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वह गर्म रेगिस्तान के बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ खास विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे क्लास। कहता है विश्व एवं अफ्रीकी महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। तो सहारा रेगिस्तान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो ये रहा आपके पास सहारा रेगिस्तान। जो सहारा मरुस्थल है, ये मरुस्थल आसपास के देशों में काफी बड़े स्केल पर फैला हुआ है। क्लास कहता है कि ये विश्व का लगभग सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये 8,54,000 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यदि भारत से इसकी तुलना की जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि केवल सहारा रेगिस्तान 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सहारा रेगिस्तान है वो इंडिया के मुकाबले 3 गुना ज्यादा क्षेत्र पर फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश कौन कौन से हैं तो ये है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मेरितानिया, कहता है मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। ऐसे देशों में ये फैला हुआ है। इसको समझने के लिए आइए हम देखते हैं मैप के ऊपर कि मैप में कहाँ कहाँ पर इस प्रकार के क्षेत्रफल हैं या इस प्रकार के देश देखने को मिल जाते हैं। तो पहला ये रहा आपका ट्यूनीशिया, दूसरा लीबिया, तीसरा मिस्र, चौथा इरिट्रिया, आपका पांचवा सूडान, छठा साठ, चाड, नाइजर, माली, मोरितानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया। जरा गिनते हैं कितने हो गए। तो ये तो रहा आपका एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, ये रहा चार, ये रहा पाँच, ये रहा छः, ये रहा सात, ये रहा आठ, ये रहा नौ और ये रहा 10 और ये रहा आपका 11। तो ये 11 देशों में फैला हुआ है। इसके आसपास भी देखा जाए तो कुछ मरुस्थल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इरिट्रिया और सोमाली। सोमाली जो रिपब्लिक है, यहाँ के इलाकों में आपको काफी बड़ी मात्रा में मरुस्थल देखने को मिल जाता है। सोमाली देश को हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी इसे जानने का काम करते हैं क्लास। यहाँ कह रहा है कि रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके दिमाग में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। यहाँ पर रेत नहीं बल्कि क्या है, बालू से ढका हुआ है। यही नहीं बल्कि यहाँ पर बंजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पहाड़ भी पाए जाते हैं। यहाँ पर यदि हम इसके पहाड़ की बात करें तो यहाँ पर हमें जो पहाड़ देखने को मिलते हैं कुछ इस टाइप के पहाड़ देखने को मिल जाते हैं क्लास। ऐसे टाइप के पहाड़ में देखने को मिल जाते हैं क्लास। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर काफी बड़े स्तर पर आपको पहाड़ मिल जाते हैं। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में देखा जाए तो इनके ऊपर कोई लेयर नहीं है, बल्कि यहाँ पे चलने वाली लगातार हवाओं के कारण इसके अंदर इस प्रकार की दरारें बन चुकी है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को हमें मिल जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके मुख्य रीजन ये है कि यहाँ पे चलने वाली हवाओं का प्रभाव पड़ा है। किसका प्रभाव पड़ा है तो हवाओं का प्रभाव देखने को मिला है, जिसके कारण इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं।
कहता है ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हैं कि ये जो चट्टान दिखाई पड़ रहा है आपको, ये चट्टान की जो हाइट होती है वो 250 मीटर से भी कभी-कभी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। क्लास क्लास इसी में बात करता है, कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। कह रहा है कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा-भरा मैदान था। मतलब कि जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं वो रेगिस्तान नहीं बल्कि एक हरा-भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां और मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां, सामान्य जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्योंकि इनकी जो जानकारी होती है वो हमें मिल जाती है कहाँ से, तो वो हमें मिलती है गुफाओं से। इनकी जानकारी मिल जाती है क्योंकि गुफाओं में इनके चित्र बनाए गए। यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इस बहुत गर्म और शुष्क प्रदेशों में बदल दिया, गर्म और शुष्क प्रदेशों में बदल दिया। मतलब ये हुआ कि यहाँ के क्लाइमेट में बदलाव होने के कारण ही जो इलाका पहले पूरी तरह से हरा भरा था वो इलाका क्या हो चुका है, तो मरुस्थल में बदल चुका है। यहाँ के जलवायु की बात की जाए तो कहता है कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु बहुत ही ज्यादा गर्म है और शुष्क है। तो पहले जलवायु कैसी मिली आपको? पहला मिल गया कि ये काफी गर्म है और शुष्क है। यहाँ वर्षा ऋतु आपातकाल के लिए होती है, मतलब कि बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पर वर्षा ऋतु देखने को मिल जाती है, बहुत ही कम समय के लिए वर्षा मिल जाती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। देखो यहाँ पर दूसरी विशेषता, आकाश में बादल नहीं होना और निर्मल होना दिखाई पड़ता है। यहाँ नमी संचयन होने की अपेक्षा तेजी से बाष्पित हो जाती है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यदि आप पानी यहाँ पर इकट्ठा करें तो इकट्ठा जितनी जल्दी आप करेंगे ना, उससे ही दुगनी तेजी के साथ यहाँ पर पानी जो होता है वो विब्रेशन बदल जाता है और उड़ जाता है। कहता है दिन के अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय में यहाँ का जो तापमान होता है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि रात के समय में देखा जाए तो यहाँ का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। कहता है कि जिसमें रेत जो होती है, नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इससे ताप का विकिरण होने लगता है और चारों तरफ कुछ गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर गर्मी फैलने का मुख्य रीजन होता है कि जो चट्टानें पाई जाती है ये गर्म होती है और फिर इसको फैलाने का काम करती है। ये आसपास के क्षेत्रों में फैला देती है, जिसके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है या फिर बढ़ जाता है। क्लास क्लास इसी में बात कहता है वनस्पति और प्राणी जात के बारे में कि यहाँ पर किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं और यहाँ पर किस प्रकार के जानवर जीव जंतु पाए जाते हैं। आइए देखने का काम करते हैं। क्लास कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कौन कौन से पाई जाती है वनस्पति, तो पाया जाता है कैक्टस, पाया जाता है खजूर और पेड़, खजूर के पेड़ और एकेसिया एकेसिया पाई जाती है। आइए देखते हैं कि एकेसिया किस प्रकार की। क्लास एकेसिया जो आप पेड़ देखते हैं वह किस इसी प्रकार का कुछ पेड़ मिल जाता है देखने को, जहाँ पर आसपास में झाड़ियाँ मिल जाती है और थोड़ा जो पेड़ होता है वो ऊपर से फैला हुआ रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादातर रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी बड़े स्तर पर देखने को मिल जाते हैं। क्लास ठीक है। क्लास यहाँ पे कहता है क्या, यहाँ कुछ स्थानों पर मरु उद्यान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर चारों तरफ से क्या मिलेगा, तो कुछ हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सहारा रेगिस्तान में मरु उद्यान, मतलब कि यहाँ पर भी आपको बगीचे देखने को मिल जाते हैं। तो जो बगीचे मिलते हैं उन्हीं के आसपास थोड़ा बहुत पानी के या जल के अंश पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में आपको मरु उद्यान देखने को मिलता है। यहाँ पर ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की अलग अलग प्रजातियां और छिपकलियां के यहाँ के मुख्य विशेषता है। तो ये जो आपने देखा ये यहाँ की क्या है, तो ये यहाँ की जीव जंतु की विविधता पाई जाती है कि यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाएंगे। तो ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की अलग अलग जातियां और छिपकली की जातियां यहाँ पर पाई जाती है विस्तार से। क्लास यहाँ पे बात आती है वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी पाए गए हैं।
आपके अनुसार ये क्या हो सकता है? तो लोगों ने यहाँ पर मछली पालन का काम किया होगा, तभी तो जाकर के हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं। क्लास यहाँ पे एक नोट और भी देता है, कहता है कि सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये जो है ना, ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है सहारा का जहाँ का तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और कब पहुंचा। ऐसे क्वेश्चन देखने को ज्यादातर मिलते रहते हैं क्लास। क्या कह रहा है यहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं। तो कहता है कि सहारा रेगिस्तान के कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो अलग-अलग क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें जो लोग यहाँ रहते हैं वह बिदुइन है, तुआरेग है। तो बिदुइन और तुआरेग यहाँ की दो प्रमुख जनजातियां देखने को मिल जाती है क्लास। यहाँ पे क्लास आगे कहता है कि चलवासी जनजाति वाले ये लोग, मतलब कि बेदुइन और जो तुआरेग है, ये लोग कैसे हैं? तो चलवासी। चलवासी का मतलब ये होता है कि ये लोग कभी भी एक जगह पर इकट्ठे नहीं रहते, बल्कि ये क्या रहते हैं, तो ये घूमते हुए रहते हैं क्लास। ये घुमंतु जनजाति होती है। इसीलिए इनका अपना जो आवास स्थान होता है वो बहुत ही छोटा या फिर अपना अस्थाई नहीं होता, बल्कि अस्थाई इनका आवास स्थान देखने को मिल जाता है क्लास। ये बकरी, भेंट, ऊंट, घोड़े जैसे पशुओं को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को क्या मिलता है? दूध मिलता है, खाल मिलती है, पेटी मिलती है, जूते मिलते हैं, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा मिल जाता है। इन प्रकार के चीजों का इस्तेमाल करके ये अपने जीवन को चलाने का काम करते हैं क्लास। कहता है कि तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं और कंबल बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है। कहता है धूल भरी आंधियां एवं नम वायु से बचने के लिए दो ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान होता है काफी ज्यादा होता है। तो अपने तापमान को बचाने के लिए ये ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे कि प्रकाश की रोशनी आए और लौट के चला जाए। इसीलिए यहाँ के ज्यादातर लोग जो होते हैं वो व्हाइट शॉर्ट या व्हाइट कपड़े पहनने का काम करते हैं क्लास। कहता है सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। निवास का मतलब रहने में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ लगाते हैं, चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसे कुछ फसलों को उगाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है कि विश्व के कौन से देश के उत्पाद कपास का उत्पादन विश्व में अधिक मांगदेय है? तो वो है आपके पास आपका मिस्र का कपास का उत्पादन। तेल की खोज पूरे विश्व में काफी तेजी से होने वाले हैं। इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में प्राप्त कुछ अन्य खनिजों से लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम शामिल है, क्योंकि ये सभी चीजें जो होती हैं वो हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाती है क्लास। क्लास कहता है कि सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। अब परिवर्तन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं वह हरियाणा से छोड़ करके किसी दूसरे अदर स्टेट से महिलाओं को लाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ का डेमोग्राफी जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है क्लास। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कहता है कि ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊंटों ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बना दिए गए। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ने ले लिया। कहता है तुआरेग लोग तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजातियों के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल और गैस के कार्य में नौकरी ढूंढ सके, क्योंकि यहाँ पर इनके पास यही एक स्किल होता है कि वो अपने लिए किस प्रकार से सरवाइव करने का काम कर सके और वो भी बड़े स्तर पर कर सके। क्लास में शॉर्ट दिया गया है, कहता है कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाता है, कुछ इस टाइप का गर्त बन जाता है क्लास। यहाँ पे कहता है कि जब गर्त बन जाते हैं तो गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। यहाँ का जो पानी होता है वो ऊपर चला आता है। क्लास में कहता है कि ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं।
एवं खजूर के पेड़ और अन्य फसलों को लगाने का काम करते हैं। कभी-कभी यह मरुस्थल असामान्य रूप से भरा हुआ है। हो सकता है क्लास कहता है कि मोरक्को में टॉफी लाइलेट मरुद्यान एक ही है जो विशाल मरुद्यान है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा जो मरुद्यान है वो है टैफी लाइलेट। इसका जो क्षेत्रफल है क्लास वो है 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, ये बहुत ही बड़े स्तर पर फैला हुआ है क्लास। तो ये हमें बताता है कि किस प्रकार से प्राचीन टाइम के लोगों की सभ्यताएं विकसित हुई थी, फैलने का काम करती है क्लास। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ठंडे रेगिस्तान लद्दाख के बारे में क्लास। ये कैसा लगा जरूर बताइए हमें, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही क्लास।